Hello, everyone. I welcome you all in our next mentorship session. And I should say that it is a very relevant one because right at the corner, we have our exam for the management trainee legal in Coal India. And with great happiness, I bring to you Mr. Ujjwal Kumar. Now, Ujjwal happens to be one of my juniors from college. And Ujjwal has cracked this exam, the last recruitment which took place in 2017. Right now, Ujjwal is working as a company prosecutor in Cuttack, but as I said, he has already cracked this exam. He has been management trainee legal in Coal India, and for a considerable period of time, he worked as assistant manager law in Coal India, Dhanbad. So, with great happiness, I welcome Mr. Ujjwal Kumar. Ujjwal, welcome to the session, and thank you so much for helping us out because there are a lot of participants. We are getting queries every day where participants are asking when this session is going to take place, and I'm 100% sure that this session would be of great help for them. Thank you for being here. Thank you, sir, for inviting me. Thank you so much, Ujjwal. तो Ujjwal, हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन के बारे में, बट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही। आपने कोल इंडिया एग्जाम के पहले आप कहाँ पे थे और आपको इसके बारे में पता कैसे चला, और आपने इसके बारे में जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो वहां तक आप पहुंचे कैसे, उस जर्नी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। सर, मैंने पहले तो RML NLU से LLB किया 5 years। उसके बाद फिर मैंने LLM किया साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ में from 2014 to 2016। Then I was enrolled for PhD in NUJS कोलकाता। Suddenly कोल इंडिया का एडवर्टीजमेंट आया that year and I filled that form। और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया तो मुझे लग गया कि एग्जाम में मेरा हो जाएगा जितने मेरे मार्क्स आ रहे थे। फिर मेरा PhD भी वहाँ चल रहा था और साथ साथ है ना। फिर बट सडनली मुझे छोड़ना पड़ा है ना, इन्हीं कारणों से, क्योंकि धनबाद में रहते हुए थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे PhD करना। और NUJS का PhD is quite rigorous earlier, earlier I heard that NUJS से PhD is comparatively easier है ना, but it's very difficult from NUJS and NUJS and my supervisor was also very strict है ना, so I was not able to complete do my PhD है ना, so I will do my PhD later on from some other तो उज्जवल, आपका जो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल में सिलेक्शन हुआ, तो कोल इंडिया का बेसिकली आपका ये पहला जॉब था, इसके पहले आप PhD परस्यू कर रहे थे। ऑलराइट, तो आपने जब my first love was for academics only है ना, so I was okay। तो आपको टीचिंग में बेसिकली आपको टीचिंग में इंटरेस्ट था, you wanted to make a career out of teaching। okay। तो उज्जवल, ये बताएं कि जब ये नोटिफिकेशन आया, इसका मतलब कि आप खाली नहीं बैठे हुए थे, आप ऑलरेडी कुछ कर रहे थे। तो अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी, कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने मैनेज कैसे किया इसकी तैयारी? आपको बेसिकली पहले तो आप ये बताएं कि आपको टाइम कितना मिला इसकी प्रिपरेशन के? मैंने इसका फॉर्म जनवरी में भरा था, जनवरी 2017 में, और इसका एग्जाम मार्च 2017 में हुआ, तो अराउंड 2 मंथ मुझे मिला था, 2 मंथ्स मिला था मुझे। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2 मंथ्स आपने इसकी तैयारी करी? इसके पहले आपने इसकी तैयारी नहीं करी थी अलग से? नहीं की थी। मैंने इसकी तैयारी जनवरी में ही स्टार्ट किया था, फॉर्म भरने के बाद ही स्टार्ट किया था। ओके, अच्छा। तो अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन पार्ट पे उस कि अब ये बताइए कि इसमें जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, और हर जो एक सेक्शन है उसके लिए आपका माइंडसेट क्या था, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, आपने कैसे तैयारी की? मैंने जितने मार्क्स एलोकेट हैं हर सेक्शन को उतना ही टाइम दिया हर सेक्शन पे, क्योंकि लॉ जो है 100 मार्क्स का है, 50% वेटेज है। तो लॉ तो एवरी लॉ स्टूडेंट नोज लॉ है ना, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबका ही क्लियर होता है। तो लॉ के लिए मैंने जो
क्योंकि पुराना पढ़ा हुआ सबका रहता है, तो मैंने क्वेश्चन बैंक और बेयर एक्ट रेफर किया। और जहां जहां मुझे केस लॉज देखना हुआ तो मैंने केस लॉज देखने के लिए बुक्स का सपोर्ट लिया, और ऑनलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज का लिया मैंने सपोर्ट। और इसके अलावा जो पार्ट ए है, जो जो कि कॉमन है, दैट डिटरमाइंस सिलेक्शन। क्योंकि पार्ट बी में लॉ में सबका थोड़ा ही ऊपर नीचे होता है ना, कोई एक्सेप्शनल या कोई एकदम डाउन नहीं किसी का परफॉर्मेंस रहता। तो क्राइटेरिया जो अल्टीमेटली जो डिटरमाइन करता है सक्सेस, वो पार्ट ए है। इसमें आपका या तो 100 में मोर देन 80 आ सकता है, या मोर देन या इवन लेस देन 20 भी आ सकता है आपके उस पर। तो ये अप्रोच पार्ट ए को बहुत क्लियरली करना, क्योंकि ये लॉ स्टूडेंट लोग पहले तो नहीं पढ़े रहते है ना, तो इसलिए ये पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उज्जवल, थोड़ा और डीप में जाएंगे हम इस पेपर के पैटर्न में। जब आप पार्ट ए कहते हैं तो पार्ट ए से आपका क्या मतलब होता है, वहां पे क्या क्या पूछा जाता है आपसे? हम सिर्फ पार्ट ए की अभी बात कर रहे हैं। पार्ट ए जो है वो कॉमन है फॉर ऑल स्ट्रीम्स, बी इट लीगल और माइनिंग और एवरीवन, इस सब के लिए कॉमन है। तो पार्ट ए इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स: जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स फर्स्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, 4 पार्ट्स। और चारों में 25 मार्क्स 25 मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है चारों चारों। ओके, तो जो पार्ट ए होता है वो आप कह रहे हैं कि सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है, और जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है, और फाइनली इंग्लिश आ जाता है आपका। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो 2 महीने आपको मिले, तो जैसा आपने बोला कि जो लीगल पार्ट होता है उसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस जो होते हैं, पार्ट बी जो होता है उसमें रिलेटिवली सबके 19-20 ही आते हैं, क्योंकि सबने लॉ किया हुआ है, सबने प्रिपरेशन करी होती है। तो ये जो पार्ट ए होता है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है। तो ये जो पार्ट ए है, अब कुछ लोग हो सकता है कि उन्होंने पहले क्लैट दिया हो, तो क्लैट के टाइम पे रीजनिंग की तैयारी करी हो, न्यूमेरिक एबिलिटी की तैयारी करी हो, इंग्लिश की तैयारी करी हो। बट जब आप लीगल जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद जब आप पेपर देते हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, न्यूमेरिक एबिलिटी जो होती है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो उन 2 महीनों में आपने ये कैसे इंश्योर किया कि ये जो सारी और रिसोर्सेज आपने कैसे यूज किया, अपने टाइम को आपने कैसे बांटा हर दिन, कि ये जो चारों सेक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए? मैंने रीजनिंग, पहले तो मैं बता दूं, रीजनिंग कोल इंडिया का टफ नहीं होता। जैसे बैंक में और दूसरी जगह पूछते हैं उस हिसाब से रीजनिंग इनका कंपैरेटिवली इजियर रहता है। तो रीजनिंग के लिए मैं पहले आऊंगा। रीजनिंग के लिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, या एक नहीं, मैं एक 2 बुक था मैंने, पर सबसे ज्यादा बुक पे मैंने जो फोकस किया वो वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की बुक मैंने रेफर की। मैंने ये इंश्योर किया कि मैं हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बना लूं, क्योंकि देर आर मेनी टॉपिक्स इन रीजनिंग। सो उसके लिए हर चैप्टर को देखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रीजनिंग में कि आप जो करके जाते हो वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, और जो नहीं किया उससे बहुत इजी क्वेश्चन आए। तो मैंने जो भी सिलेबस है, जो सिलेबस कोल इंडिया ने 1 महीना पहले दिया था एग्जाम से पहले, अभी भी इस बार भी कोल इंडिया देगी सिलेबस, और जो लास्ट टाइम का जो सिलेबस था होपफुली वही होना चाहिए। तो मैंने सिलेबस को देखते हुए ही प्रिपेयर किया, और हर कोई भी ऐसा सेक्शन को मैंने छोड़ा नहीं। मैं वर्बल रीजनिंग के बुक से फिर मैं मैथ पे आता हूँ। मैथ में भी मैंने RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स रेफर किया, और जितने उन्होंने सिलेबस में दे रखा था टॉपिक्स, मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया। मैं और फिर इंग्लिश में जहां तक बात है, तो इंग्लिश में भी एक मैंने रेफर किया था अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जो काफी अच्छी बुक है अरिहंत की। तो मैंने उसमें भी सारे टॉपिक जो है मैंने कवर करने की कोशिश की थी। और लास्टली जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये जो 25 मार्क्स जो सेक्शन है, इसमें या तो आपके 0 नंबर आ सकते हैं, या आप इसमें 20 तक स्कोर कर सकते हैं। तो तो ये काफी ज्यादा क्रुशियल है क्रैक करने के लिए। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने सिलेबस दे रखा है, एवरीडे साइंस और
अलग अलग। तो इसके लिए काफी सारे हैं, और मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया था। पर अगर बुक्स को मैं बताऊं, बुक्स के बारे में बताऊं, तो उपकार की आती है बुक, और लुसेंट की आती है, उपकार लुसेंट। और करंट अफेयर्स के लिए तो ये तो आप प्रतियोगिता दर्पण पीडी, या नहीं तो ऑनलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे जीके टुडे, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि सिलेबस के हिसाब से ही जाना चाहिए। पहले आप सिलेबस देख लो, आप सिलेबस के हिसाब से कैंडिडेट्स को उसके प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, ग्रेट आंसर उत्कर्ष। सॉरी, आई एम सो सॉरी उज्जवल। उज्जवल, एक चीज और हम ये जानना चाहते हैं कि आप, क्योंकि जैसे आप, तो आपने बहुत अच्छे से बताया है कि रिसोर्सेज आपने कौन सी यूज किए, आपने कहाँ कहाँ से वो चीजें निकाली जो आपको लग रहा है कि ये यहाँ से सवाल आ सकते हैं। आपने कितना टाइम डिवोट किया, क्योंकि 4 सेक्शंस तो अपने सेक्शन ए के हो गए, उसके बाद लॉ भी पढ़ना होता है। तो कमिंग टू द फर्स्ट 4 सेक्शंस, इसमें आपने कितना कितना टाइम डिवोट किया? जैसे मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम लाइन है, हमारे पास 2 महीने हैं, और अगर आज से माने तो हो सकता है अब एप्लीकेशन की डेट खत्म हो गई है तो मे बी नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम हो जाए, तो आज से मान लीजिए 4 वीक्स है हमारे पास। तो अब ये 4 वीक्स में जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो कैसे कितना टाइम डिवोट करे? आपने कितने घंटे डिवोट किए थे जब आप पढ़ रहे थे? मैंने इनिशियली तो क्योंकि मेरा पीएचडी भी चल रहा था, तो मैंने इनिशियली तो 5 से 6 आवर्स ही डिवोट किया था इस पर। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का डेट क्लोज आया, तो मैंने इस पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने 6 आवर्स को बढ़ाते मैं 10 आवर्स तक में ले गया। उससे ज्यादा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था पढ़ना, है ना। तो 10 आवर्स था। मैंने ऐसा किया कि मैंने मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। पार्ट ए के लिए भी मैंने 50% टाइम रखा। अगर मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ तो 3 आवर्स फॉर पार्ट ए, और 3 आवर्स फॉर पार्ट बी, फॉर लॉ। तो और जितने मार्क्स आ रहे हैं, और मैंने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे काफी फोकस किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि इसमें काफी ज्यादा मार्क्स आते हैं लोगों के। तो अगर आप अपडेटेड हो करंट अफेयर्स से और जनरल नॉलेज पढ़े हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। ओके ओके, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जितने भी एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए, कि आपको देखिए, कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक सेक्शन आपका एग्जाम नहीं निकालेगा। आपको अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होल हार्टेडली करिए। हर सेक्शन पे आपको टाइम डिवोट करना करना पड़ेगा। जैसे कि उज्जवल जी ने हमें बताया कि उन्होंने इसकी प्रिपरेशन ऐसे करी थी कि वो हर दिन हर सेक्शन पे टाइम डिवोट कर सके। 5 से 6 घंटे पहले दिए, और जब बाद में लगा कि हाँ अब एग्जाम पास आ रहा है, तो वही टाइम जितना डिवोट कर रहे थे उससे दुगना टाइम वो डिवोट करने लगे। तो ये चीज हम सबको करनी है जिन लोगों को ये एग्जाम निकालना है, कि आपको हर सेक्शन पर आपको फोकस रखना है। अगर आपको लग रहा है आपकी इंग्लिश अच्छी है तो सिर्फ इंग्लिश एग्जाम नहीं निकालने वाला है, और बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे उज्जवल जी ने हमें बताया, कि आप रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी जो होता है, क्योंकि उसमें उज्जवल, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उसमें, मुझे नहीं लगता हाफ मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वो जो सेम चीज जो मैंने पहले बोली थी, कि इतना ज्यादा टाइम हो गया है आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस किए हुए, कि जनरली लोग तो वो क्वेश्चंस देख के ही छोड़ देते हैं। तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अच्छी लीड ली जा सकती है अगर आप पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है, आर एस अग्रवाल वर्बल नॉन वर्बल एबिलिटी जो बुक आती है, आप उससे ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम उज्जवल, जो लॉ वाला पार्ट है। अब क्योंकि क्योंकि ये पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता है, इस ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। और उज्जवल, टाइम कितना मिलता है हमको, पूरा टोटल टाइम सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करने के लिए? 3 आवर्स का रहता है ड्यूरेशन। 3 आवर्स में 200 क्वेश्चन रहते हैं 3 आवर्स में। 100 3 आवर्स? पार्ट ए। हाँ, ओ, 3 आवर्स पार्ट ए, और फिर उसके बाद पार्ट बी रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। 200 क्वेश्चंस कम नहीं है 3 घंटे में रिजनेबल कंप्लीट करने के लिए। तो ये टाइम है। तो कहीं कहीं पे उज्जवल हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट जब एग्जाम कराते हैं तो सेक्शन ए के लिए अलग टाइम रखते हैं, सेक्शन बी के लिए अलग टाइम रखते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है, 3 घंटे में पूरा पेपर आप एक के बाद एक कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आपके पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है एक सेक्शन करने के लिए? नहीं, आप कर सकते हैं पूरे उस पे। अभी इस बार अगर ये चेंज करते हैं,
तो वो ये पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में नहीं किया था उन्होंने चेंज। आपके टाइम पे नहीं किया, मतलब एक बार में आपको 200 क्वेश्चंस दे दिया और 3 घंटे दे दिया, आपको जो मर्जी जहां से आपको शुरुआत करनी है। ओके, ठीक है। तो उज्जवल, अब आते हैं हम लॉ वाले पेपर पे। तो लॉ, क्योंकि आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे थे, तो आपके लिए रिलेटिवली, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व विद द सब्जेक्ट, तो आप ऑलरेडी सब्जेक्ट्स के टच में थे। बट हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग एक स्पेशलाइज्ड एरिया में काम कर रहे हो, लिटिगेशन कर रहे हो, या कहीं कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा उनका कि इतना इन्वॉल्व रह पाना लीगल सब्जेक्ट में, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? वो कौन से ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं इसकी प्रिपरेशन में? कोल इंडिया का जो एग्जाम है, पहले तो मैं बता दूं, कोल इंडिया का जो एग्जाम है वो सबको थोड़ा थोड़ा एडवांटेज देता है, लेकिन किसी एक को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं देता है। जैसे कोल इंडिया के लॉ के सिलेबस में आप देखिएगा, प्रोसीजरल लॉ काफी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, जो मैंने कॉलेज के बाद तो मैंने टच भी नहीं किया था, है ना, वो वाले में। तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा एडवांटेज रहता है कोल इंडिया सिलेबस में, सबके लिए थोड़ा एडवांटेज, लेकिन किसी के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। और उनके जो क्वेश्चंस भी रहते हैं उन्हीं उसी लेवल के रहते हैं, किसी एक को पार्टिकुलर जैसे लॉयर्स को या किसी एकेडमिशियन को एडवांटेज वो नहीं देते हैं। तो ये मैं क्लियर कर दिया। दूसरा चीज, मैंने लॉ के लिए मैंने जैसे मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन बैंक, यूनिवर्सल का क्वेश्चन बैंक और अशोक जैन, इनको रेफर किया था। ये काफी हेल्पफुल है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो बुक से तो अभी पढ़ा नहीं जा सकता और आपको हर सेक्शन टच करना भी है। तो यूनिवर्सल और अशोक जैन के क्वेश्चन बैंक, और जहां मुझे लगा कि बेयर एक्ट देखना चाहिए तो मैंने वहां बेयर एक्ट देखा, जो पार्टिकुलरली जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3, पार्ट 4, ये आपको आर्टिकल्स देखना ही चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट रेफर किया। फिर और जहां जहां मुझे लगा कि ये डेंस है, जहां से लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो मैंने वहां पर क्वेश्चन बैंक को देखते हुए मैंने किया, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है तो बुक्स आप नहीं देख सकते, इम्प्रैक्टिकल है अभी बुक्स देखना। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे लाइव लॉ और दूसरे जगह से मैंने केस लॉज थे, क्योंकि केस लॉज भी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने रेफर किया इससे इसके लिए। ओके, तो ये बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पे बताई है कि आपको, बिकॉज इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो बड़ी बड़ी कमेंट्रीज होते हैं, आप जो टकवानी देखें, आप केलकर देखें, आप सिंपल सी कोई एक ऐसी बुक उठाएं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हों और आप उसको लगाना शुरू कर दें। और दो बहुत अच्छे रिसोर्सेज जो आपने बताए हैं, सबसे पहला यूनिवर्सल की बुक हो गई ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद अशोक कुमार जैन हो गई। ये दोनों बुक्स आप लगा सकते हैं। जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। और जैसे एक और चीज जो कि उज्जवल ने बताई कि कुछ प्रोसीजरल लॉज के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो आप प्रोसीजरल लॉ पे ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ध्यान दें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप इधर उधर डिविएट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके उज्जवल। उज्जवल, अब बात आ जाती है कि लास्ट के आपके कुछ, मतलब जैसे अभी हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है। अब उसमें आपने रिसोर्सेज भी बता दिया है, उसमें आपने कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हमें बता दिया है। अब जो लास्ट के आखिरी 1 हफ्ता बचता है, 10 दिन होता है, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? क्या उसी पेज से चलते जाएं? और क्योंकि देखिए, अगर कोई आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो वहां पे एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पास क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो आप एक कंसोलिडेटेड पेपर आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं आखिरी आखिरी में, कि चलो 2015 का लगा लिया, 16 का लगा लिया। बट क्योंकि कोल इंडिया इतना फ्रीक्वेंटली एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है रिक्रूटमेंट, तो हमारे पास उन रिसोर्सेज की भी कमी है, तो हम पूरा पेपर एक साथ नहीं लगा सकते। तो आखिरी के 1 हफ्ते में कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, क्या किया जाए, उसके बारे में आप थोड़ा गाइड करें। आखिरी के लास्ट वीक में हमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें लोग पहले पढ़ने के बावजूद लोग भूल जाते हैं। तो और दूसरा चीज कि जो लॉ में जो जो छोटे एक्ट्स हैं, जैसे
जैसे उन्होंने सिलेबस में दिया था, जैसे कोर्ट फीस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, इन सब को थोड़ा सा देखना। इनके जैसे लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल को देख लिया, एक आइडिया लग गया कि लिमिटेशन पीरियड किस में कितना है। और उसके अलावा जो है आपको पार्ट और जो भी आपका सिलेबस लग रहा है जो अनटच्ड है सिलेबस में, उन चीजों पे फोकस जरूर करना चाहिए। कोई भी सेक्स, कोई भी पार्ट को नहीं छोड़ना चाहिए लास्ट मोमेंट में। और हो और बेस्ट रहेगा कि आप एग्जाम से एक दिन पहले जो है रिलैक्स हो जाओ, आप बुक वगैरह मत देखो, है ना। हाँ, तो वो बेस्ट रहता है, उससे कि नर्वसनेस कम रहेगा एग्जाम देते समय में। ओके, दैट वाज अ ग्रेट एडवाइस कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको जब आखिरी वीक आएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि मे बी हमारी तैयारी उतनी नहीं हुई है जितनी एक्सपेक्टेड है हमसे। तो उस समय ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से जा रहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जितना मुझे प्रिपेयर करना चाहिए नहीं प्रिपेयर करना। तो वहां पे ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करें, क्योंकि किसी की भी तैयारी 100% नहीं हो सकती है। सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप प्रिसाइज हो सकते हैं, कभी आप एक्यूरेट नहीं हो सकते। 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल। अपनी क्षमताओं पर बिलीव करें, विश्वास रखें, भगवान का नाम लें, आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है उसको बार बार रिवाइज करें और फाइनली एग्जाम जाके दे दें। और ये वाली चीज उज्जवल जो कि ऑलरेडी ये एग्जाम निकाल चुके हैं वो आपको बता रहे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उज्जवल, आखिरी में हम ये पूछना चाहेंगे, अब हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कुछ डाउट्स थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो एक मेंबर हैं जिन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। पहली चीज तो उन्होंने पूछी है सिलेबस के बारे में कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर लॉ सेक्शन एंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कैन आई क्लियर इट इन 1 or 2 months प्रिपरेशन। तो आई थिंक इसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है, सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और जैसे कि उज्जवल जी ने हमें बताया कि कोल इंडिया विल कम अप विद अ सिलेबस, ठीक है, वो सिलेबस ऑलरेडी वो आएंगे बताएंगे कि कंसोलिडेटेड सिलेबस क्या है। और जिन लोगों को सिलेबस जानना है तो हमने ऑलरेडी एक सिलेबस पुराना जो लास्ट रिक्रूटमेंट का सिलेबस है वो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। किसी को जानना है तो वो हमें यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, हम उनको आपको सिलेबस प्रोवाइड भी कराएंगे। और जहां तक दूसरे क्वेश्चन की बात रही कि क्या ये एग्जाम 1 से 2 महीने के प्रिपरेशन के साथ निकाला जा सकता है, तो इसके टेस्टामेंट हमारे सामने बैठे हुए हैं उज्जवल जी, जो कि ऑलरेडी पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो बिल्कुल उन्होंने भी देखिए 2 महीने में एग्जाम निकाला, तो बिल्कुल ये एग्जाम 2 महीने में निकाला जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन उज्जवल जी आपके लिए जो ये था कि हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट इन द लॉ स्कूल इटसेल्फ एंड कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द सोर्सेज। तो आई थिंक इसका भी आंसर आपने शुरू में ही दे दिया कि आपने लॉ स्कूल में नहीं प्रिपेयर किया था। जब ये पीएचडी परस्यू कर रहे थे, जब नोटिफिकेशन आया तब इन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, और रिसोर्सेज भी उज्जवल जी ने बहुत अच्छे से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन बता दिए हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था, हाउ टू मैनेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस एंड द सिलेबस ऑफ लॉ स्कूल। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उज्जवल, क्योंकि ये बताना, ये एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एक लॉ स्कूल में है। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब मैं लॉ स्कूल का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ ये सिलेबस में कैसे कंप्लीट करूँ। इसका मैं ये प्रायोरिटी, जैसे अगर एग्जाम, अगर आप एग्जाम जैसे अभी जैसे आने वाला होने वाला कोल इंडिया का, अभी कोई स्टूडेंट अभी लास्ट सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में हो, तो उसको पहले तो ये देखना चाहिए कि वो अपने सेमेस्टर में उसकी बैक ना आए, फेल ना हो। तो ये इंश्योर एटलीस्ट तब वो प्रिपरेशन करना चाहिए, है ना। और अगर तो इसमें कोई एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता। तो मैं यही बोलूंगा कि जो कोल इंडिया का जो सिलेबस है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ नाउ ओनली 2 मंथ्स, तो 2 महीने के लिए आप थोड़ा सा कोल इंडिया पे ज्यादा फोकस करो। और जो बाकी आपके जो सेमेस्टर की पढ़ाई है उस पर थोड़ा लेस फोकस कर सकते हो, बैलेंस बनाते हुए। और अगर मैं दूसरे कोल इंडिया के अलावा कोई कंपटीशन है जैसे जुडिशरी या दूसरे एग्जाम्स है, तो वो मेरा एडवाइस रहेगा कि वो आप लास्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो देखना, लास्ट ईयर में। उससे पहले देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आप लॉ स्कूल में आप अच्छे से एकेडमिक्स करो। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो कोई करेक्ट। सा भी एग्जाम हो,
कोल इंडिया का एग्जाम हो, जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो वो सब जगह क्रैक कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वेरी नाइस। अपने एकेडमिक्स को सेक्रीफाइस मत करो कंपटीशन के बहुत लिए। अच्छी देर एडवाइस, बहुत ही फाइन, अच्छी एडवाइस। तो देर शुड उज्जवल, बी फाइन वैल्यू। देयर शुड बी फाइन बैलेंस, एब्सोल्युटली। जैसे उज्जवल ने बताया कि अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, लॉ स्कूल में हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई भी सेमेस्टर हो आपका, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो आपके लॉ स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे उज्जवल ने बताया कि क्या पूछा जा रहा है, सिविल प्रोसीजर कोड पूछा जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, तो ये आपके सब्सटैंटिव पोर्शन है आपके लॉ स्कूल सिलेबस के लिए। आप उनकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपकी ऑलरेडी जब ये एग्जाम आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। थैंक यू सो मच उज्जवल ये आंसर देने के लिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो फिर से किसी स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट ने ही पूछा है, इन विच सेमेस्टर शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन एंड ऑन विच सब्जेक्ट शुड आई फोकस मोर। ये भी आपने इसका आंसर, जो पिछला वाला आंसर है उसमें, हाँ आपने दे दिया है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो ये है, एज आई हर्ड इट सिलेबस इज वास्ट एंड इफ सो देन हाउ टू कवर द सिलेबस एंड फ्रॉम विच सोर्सेज, आई थिंक दिस इज आल्सो कवर्ड। और जो आखिरी क्वेश्चन है उस वो देखिए बिल्कुल कितना एसोसिएटेड है आपसे, कि सिलेबस फॉर कोल इंडिया एंड हाउ टू मैनेज विद पीएचडी। तो मतलब जो जो एस्पिरेंट है, दैट एस्पिरेंट दैट एस्पिरेंट इज परस्यूइंग पीएचडी। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उत्कर्ष ने भी पीएचडी के साथ ही इसकी तैयारी करी थी, और जैसा इन्होंने शुरू के पोर्शन में बताया कि 5 घंटे पहले महीने में, और उसके बाद जब पास आता गया तो 10 आवर्स तक डिवोट किए हैं। तो आखिरी में इस क्वेश्चन के ऊपर अगर कुछ और आप, क्योंकि पर्टिकुलर पीएचडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो उत्कर्ष अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहें। पीएचडी आप अगर स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे मेरा जो पीएचडी था वो इनिशियल स्टेज में था, रिसर्च प्रपोजल मुझे देना था और उसको डिफेंस करना था। अगर आपका पीएचडी ऑलरेडी 1 साल हो चुका है उसके पीएचडी के, और और अगर आप देना चाहते हो तो आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो है पीएचडी में आप कहाँ से कर रहे हो, क्या कौन सुपरवाइजर है, टॉपिक आपने कौन सा लिया है। जैसे मेरा टॉपिक था वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ का के बीच के दोनों को मैंने एक साथ स्टडी करने की कोशिश की थी। तो मेरा टॉपिक काफी डिफिकल्ट भी था। अगर लेकिन आपने कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक लिया, इजी टॉपिक तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपने मैनेजेबल, आप मैनेज कर सकते हो सुपरवाइजर और अपने पीएचडी को, तो आप आराम से इसमें कोल इंडिया में रहते हुए भी आप पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। जो मैंने देखा आप आराम से कर सकते हो। और यहाँ तक कि आप अगर कोल इंडिया में भी आते हो तो भी आप पीएचडी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल इंडिया में रहने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको एनओसी लेना होता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। और अगर आप स्टडी लीव लेना चाहते हो किसी और स्ट्रीम में जाने के करने के लिए, जैसे आपका मन एमबीए करने का या दूसरे में, तो कोल इंडिया में स्टडी लीव भी मिलता है 2 साल का, फिर इट एक्सटेंडेबल टू 3 इयर्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम ग्रेट, नहीं है। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच उज्जवल, आपने इतना अच्छे से हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे बताया। जो भी एस्पिरेंट है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये वाली चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि बहुत हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। और आप उनकी लिए एज अ गाइडिंग लाइट बन के आए हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये एग्जाम निकाला है। तो देखिए, अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अब और कहीं ना देख, अब आपकी यहाँ पे आपकी जो सर्च है वो रुक जाती है। जैसे उज्जवल जी ने हमें बताया वैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और जहां तक बात रही कि पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी वो हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह पे हमने शेयर कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और कोई अगर आपको क्वेरी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई अगर स्पेसिफिक क्वेरी है, फिर से हम उज्जवल जी से अप्रोच करके उनसे वो क्वेरी आपकी रिजॉल्व करा सकते हैं। बट इससे मतलब ये सारी चीजें वो तब होंगी जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें पूरे मन के साथ, पूरी लगन के साथ।
तो उज्जवल, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. वंडरफुल वंडरफुल सेशन. फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी द मेंटरशिप प्रोजेक्ट की टीम से. और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. जैसे आप हमें हेल्प कर रहे हैं वैसे ही आप हेल्प करते रहें, दूसरे बच्चों को कंट्रीब्यूट करते रहें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपको भी सर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, उनका उनके उनके लिए कोल इंडिया में उनका सिलेक्शन हो. मैं प्रे करूंगा उनके लिए.